हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 6 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में। अब देखिए, यूनिट 1 को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, यूनिट 2 के साथ साथ आप लोग की यहाँ पे देख सकते हो आप यूनिट 3 भी कंप्लीट है। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीवायरल, यहाँ पे यूनिट 3 भी आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है। तो यूनिट 2 यूनिट 3 तक की नोट्स हम लोगों ने हमने ऐप में अपडेट कर दी है। तो आप वहाँ पे जाके नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप वहाँ पे जाके जो है ले सकते हो। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि यूनिट 2 भी अगर देखा जाए तो हमारी काफ़ी लंबी यूनिट हो जाती है। और आपको पता है कि थोड़ा सा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और थोड़ा सा अगर एग्जाम को ना भी देखें, तो अगर हम लोग यहाँ पे और भी मान लीजिए आप थोड़ा सा कंपटीशन वाइज भी देखें और किसी भी तरीके से देखें, तो जो हमारी थोड़ा सा कह सकते हो जो मेन चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारे यहाँ पे क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी अगर मेडिसिनल की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, एग्जाम में हमारा सार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो हमारी स्टार ड्रग्स हैं उनकी सिंथेसिस हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, ड्रग्स तो आपकी बहुत सारी दे रखी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी स्टार ड्रग्स पे, सार पे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लासिफिकेशन वगैरह अच्छे से देखेंगे। और बाकी देखिए, बाकी जो हमारी नॉर्मल ड्रग्स हैं उनका आप लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे भी हम आपको दिखा देंगे। अगर आप लोग यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग देख लेना। ठीक है, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें जल्दी कवर हों, क्योंकि काफ़ी लंबी यूनिट है एंड वन शॉट में हमें कवर करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे देखिए, यूनिट 2 भी हमारी यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो एंटीबायोटिक्स का ही सेकंड पार्ट होने वाला है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमें यहाँ पे मैक्रोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमारे कुछ मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। फिर यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हमारा प्रो ड्रग है। अब प्रो ड्रग आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रो ड्रग के बारे में भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है। और उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो है हमारी एंटी मलेरियल्स, यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले जो भी ड्रग्स हैं उनको हमें पढ़ना है। अब देखिए, जो क्यूनोलिन्स हैं और हमारा बाइगोनाइड्स, मिसलेनियस, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं ये हमारी इसी मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती हैं। तो देखा जाए तो यूनिट 2 हमारी यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला हो गया मैक्रोलाइड, दूसरा हो गया मिसलेनियस ड्रग्स, थर्ड हो गया प्रो ड्रग और फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे एंटी मलेरियल्स। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में, और सभी का टाइम आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मैक्रोलाइड्स के बारे में। तो देखिए, मैक्रोलाइड्स भी हमारी यहाँ पे एक टाइप की बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक होती हैं, यानी कि ये हमारा किस तरीके से काम करती हैं, बैक्टीरिया को जो है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को यहाँ पे रोकने का काम करती हैं, उनको किल नहीं करती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ड्राइव करी जाती हैं। और देखिए, इनका नाम मैक्रोलाइड्स क्यों पड़ा हुआ है। देखिए, मैक्रो से मतलब है थोड़ा सा बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, आप लोग को पता होगा। और लाइट्स, देखिए लाइट्स यहाँ पे हमारा लैक्टोन रिंग को डोनेट करता है। और लैक्टोन रिंग क्या होती है, लैक्टोन रिंग बेसिकली हमारी काफ़ी जो है 14 से 16 कार्बन की काफ़ी लंबी सी रिंग होती है। तो देखिए, इसी वजह से यहाँ पे मैक्रोलाइड्स, यानी कि ये काफ़ी बड़े रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिसमें टोटल हमारी जो है 14 से लेके 16 कार्बन, यानी डिफरेंट ड्रग्स में हमारे डिफरेंट किसी में 14 होंगे, किसी में 15, किसी में 16 कार्बन देखने को मिलता है। और इनके साथ हमारा शुगर जो है अटैच्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो एक हमारा ये शुगर ग्रुप हो गया, एक हमारा ये शुगर ग्रुप हो गया, तो ये दोनों अटैच्ड रिंग हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें से एक हमारा डेसोसामीन शुगर होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोगों को ये वाली शुगर दिख रही है, ये हमारी है डेसोसामीन। और ये जो नीचे वाली आप लोगों को दिख रही है ये वाली, ये हमारी है क्लैडिनोस शुगर। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ना इसमें कोई स्टार ड्रग है, बस हमें इसका सार पढ़ना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाकी देखिए, इरिथ्रोमाइसिन हमारी पहली मैक्रोलाइड थी जिसको डिस्कवर किया गया था, और उसको यहाँ पे 1952 में पहली बार यूज़ किया गया था। और यहाँ पे देखिए, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे जो हमारा इरिथ्रोमाइसिन था, जो कि मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है, इसका यूज हम लोग यहाँ पे पेनिसिलिन की जगह पे करते थे। अब देखिए, पेनिसिलिन की जगह पे क्यों करते थे, क्योंकि देखिए, हो सकता है कि कुछ जगह पे क्या होता था कि पेनिसिलिन हमारा यहाँ पे कह सकते हो हमारा क्या हो जाता था, हमारा रेजिस्टेंट हो जाता था, यानी कि पेनिसिलिन कह सकते हो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, यानी कि कुछ देर काम किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बॉडी के मतलब पेनिसिलिन हमारा रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारी बॉडी पे अपना एक्शन नहीं शो कर पा रहा है बैक्टीरिया पे। तो यहाँ पे उस केस में हम लोग यहाँ पे पेनिसिलिन की जगह क्या करते थे, हमारा इरिथ्रोमाइसिन का यूज करते थे, जो कि हमारा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट को यहाँ पे प्रिवेंट करता था। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देख ही लिया, इसमें हमारी एक लैक्टोन रिंग होती है, 2 हमारे शुगर ग्रुप्स होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स के बारे में।
अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को समझना पड़ेगा। अब इसको हम लोगों ने यूनिट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे वही वाला पार्ट हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे जंप कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पहले थोड़ा समझिए कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है, तब हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, आप लोग को पता है कि भाई चाहे हमारा ह्यूमन बॉडी हो चाहे हमारा बैक्टीरिया हो, प्रोटीन हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई यही प्रोटीन हमारा किसी भी कह सकते हो बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ वगैरह में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा देखिए, चलिए ठीक है, प्रोटीन जरूरी होता है, लेकिन प्रोटीन बनता कैसे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है, तो ये आरएनए ही बनाता है हमारा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है कि आरएनए हमारा प्रोटीन बनाता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, क्या आप लोग को पता है? तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी होती है राइबोसोम के अंदर, ठीक है। राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है, लेकिन देखिए प्रोटीन हमारा बनता है किससे? आरएनए से। यानी देखा जाए तो आरएनए और राइबोसोम ये दोनों मिलके हमारा प्रोटीन बनाएंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो आरएनए है, अब ये भी हमारा 2-3 टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, तो यही हमारा कह सकते हो बहुत रोल प्ले करता है। फिर एक हमारा होता है टीआरएनए, ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हो हमारा ये भी मतलब इन तीनों का रोल होता है। और एक होता है आरआरएनए, जो कि हमारा होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, तो ये हमारा राइबोसोम में अपना रोल प्ले करता है। तो मतलब ये तीनों मिलके हमारा कह सकते हो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जो डीएनए और आरएनए है, तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझें। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, डबल हेलिकल रिंग होती है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए में सिंगल हेलिकल रिंग होती है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा देखिए, ये आरएनए का जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये बेसिकली एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, मैसेंजर आरएनए का। टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप लोग ध्यान समझिएगा कि आरएनए आप लोग समझ गए ना, आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरएनए आरएनए से बनता है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। यानी राइबोसोम और आरएनए दोनों मिलकर बनाएंगे प्रोटीन। अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम देखिए, अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारी होती है 2 सब यूनिट। एक होता है, देखिए एक थोड़ा सा आप लोग को बड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। एक आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 50S, ठीक है। बस नाम है, आप लोग मतलब इतना डिटेल में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो। इतना समझो कि राइबोसोम होता है, इसमें एक होता है लार्ज सब यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं 50S, और एक होता है स्मॉल सब यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं 30S। अच्छा देखिए, ये हम लोग बैक्टीरियल राइबोसोम की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ह्यूमन राइबोसोम में क्या होता है? ये 50S की बजाय 70S होता है, लेकिन अभी आप लोग बैक्टीरियल समझिए। तो बैक्टीरिया में क्या क्या होता है? हमारा आरएनए हो गया और हमारा राइबोसोम हो गया, लार्ज और स्मॉल। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारा राइबोसोम होता है, इसके अंदर हमारे कह सकते हो, इसके अंदर हमारे 3 ब्लॉक्स देखने को मिलता है। एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है पी, और तीसरे का नाम होता है ई। अब क्या होता है इतना डिटेल में मत समझो, आप लोग इतना समझो, इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, ए पी ई, ठीक है, समझ गए इतना? ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान समझना, होता क्या है जब हमारे प्रोटीन बनने वाला होता है, प्रोटीन बनती है, तो होता क्या है कि ये जो हमारा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, इनके बीच में जो हमारा ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये हमारा इनके बीच में आ जाता है। मतलब कि ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है, इसको हम ये हमारा होता है बेसिकली नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे देखिए, इन नाइट्रोजनस बेस की ना करेक्ट जो है कह सकते हो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि ये आरएनए पे भी देखने को मिलता है, डीएनए पे भी होता है, बट आरएनए वाला आप लोग समझिए कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हमारा आरएनए है, इसके ऊपर ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया राइबोसोम की लार्ज यूनिट, ये हो गई स्मॉल, इन दोनों के बीच में हमारा आरएनए आ गया। अच्छा देखिए, होता क्या है कि ये जो हमारा राइबोसोम होता है ना, तो अब इसमें देखिए होता क्या है, ये जो हमारा टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा यहाँ पे इनके बीच में, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस वाले को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिए कि ये है ऐसा ही, लेकिन हम लोग सिर्फ इस वाले को देख रहे हैं, इसमें होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये हमारा सबसे पहले एंटर करता है हमारे ए वाले में। देखिए सबसे पहले वाले का नाम, इसका आप लोग सबसे पहले वाले का नाम है ए, दूसरे वाले का नाम है पी, थर्ड वाले का नाम है ई। तो सबसे पहले जो हमारा टीआरएनए है ना, ये हमारा देखिए, ये हमारा टीआरएनए है, ये हमारा एंटर करता है ए वाले में। अच्छा देखिए, ये जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है ना, इसके ऊपर बेसिकली हमारा क्या होता है, इसके पास होता है एक हमारा जो है
हमारा अमीनो एसिड, ठीक है, एक सिंगल अमीनो एसिड इसके ऊपर लिंक रहता है और हर एक के पास अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो अलग अलग टीआरएनए के पास अलग अलग टाइप का हमारा अमीनो एसिड अटैच होता है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये हमारा अमीनो एसिड के साथ एंटर करता है ए वाले ब्लॉक में, ठीक है, तो ए वाले ब्लॉक में एंटर किया। अच्छा देखिए, ए वाले से क्या होता है, ए वाले से फिर ये जाता है पी वाले में, ठीक है, मतलब कि ए वाले से यहाँ पे ये गया पी वाले बीच वाले ब्लॉक में। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये वाला जो हमारा टीआरएनए था ये सबसे पहले एंटर हुआ ए में, ए से गया पी में। अच्छा देखिए, जब ये ए से पी में जाता है तो एक और हमारा टीआरएनए जो है तो फिर से ए में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पहला वाला टीआरएनए था, देखिए इसके पास जो है दूसरे टाइप का अमीनो एसिड है, लेकिन जब ये हमारा पी में पहुंचा तो जो नया वाला ए में आया इसके पास डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ गए ना आप लोग कि हुआ क्या, हमारा होता है राइबोसोम के अंदर होते हैं 3 ब्लॉक, ठीक है, और जहाँ पे जब प्रोटीन बननी होती है तो यहाँ पे इनके बीच में हमारा आता है आरआरएनए, और जब ये आरआरएनए आता है तो होता क्या है कि हमारा जो टीआरएनए होता है, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले ए में एंटर करता है, फिर ए से बी में जाता है। जब ये ए से बी में जाता है तो ए वाले में नया आ जाता है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये ए से बी में गया तो फिर ये फर्दर यहाँ पे बी से जो है ई में जाता है, ठीक है, ई में जाता है। और जब ये हमारा पी से ई में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ये वाला था ये हमारा फिर से इसमें आ जाएगा, और जब ये फिर से इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे एक नया आ जाएगा। यानी देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को 3 अलग अलग टाइप के टीआरएनए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये वाला, ठीक है, ये वाला जब इसमें जाएगा ई वाले में, ठीक है, तो ये इसमें जाता तो है, लेकिन जो इसका अमीनो एसिड होता है ना, ये हमारा बेसिकली जो है कह सकते हो यहीं पे रह जाता है। मतलब देखिए एक्चुअल में यहीं पे नहीं रह जाता है। देखिए अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि मैं तो बहुत शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा समझिए कि जिनको नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो इजी करने के लिए आप लोग समझिए कि होता क्या है कि हमारा जो टीआरएनए है वो सबसे पहले ए में आता है, ए से पी में जाता है, पी से ई में जाता है। देखिए ए से जब पी से ई में जाता है तो ये क्या होता है, ये अपना अमीनो एसिड जो है यहीं पे छोड़ जाता है, और जब यहाँ पे छोड़ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया टीआरएनए आता है और वो हमारा जो है नया अमीनो एसिड लेके आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 अमीनो एसिड हो गए, यानी कि देखिए ये वाला जो है, ये वाला जब इसमें गया तो इसने अपने वाले अमीनो एसिड को छोड़ दिया, और ये वाला क्या हुआ, ये वाला फर्दर इसको लेके आया, तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड हो गए। और देखिए जब ये यहाँ पे इसमें, अब ये फर्दर इसमें जाएगा और ये इसको छोड़ जाएगा, यानी अब इस तरीके से देखिए एट लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट में जो है हमारा जो है जो बीच वाला सेक्शन होता है पी वाला, ठीक है, पी वाला जो ब्लॉक होता है इसमें हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं। और इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोटीन है ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारा लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से होते हैं, यानी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है कंबाइन होते हैं, कंबाइन किससे होते हैं, इनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से बन जाते हैं, ठीक है, बाइंड हो जाते हैं, तो हमारा बेसिकली जो है प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे टीआरएनए आते जा रहे हैं और हमारा यहाँ पे बहुत सारा अमीनो एसिड लिंक होता जा रहा है, और एट लास्ट में क्या होगा, देखिए होता क्या है कि ये सारे हमारे कैसे आते हैं, बेसिकली जो हमारा राइबोसोम है ना, ये हमारा टीआरएनए की तरफ मूव होता है। मतलब कि जो टीआरएनए आप लोगों को दिख रहा है, मान लीजिए ऐसा टीआरएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम यहाँ से स्टार्ट करता है, मान लीजिए ये राइबोसोम यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से ये मूव करता करता एकदम लास्ट में पहुँचता है, और जैसे ही लास्ट में पहुँचता है, ठीक है, तो लास्ट में जब इसका एंड होने वाला होता है तो यहाँ पे देखिए एंड होते होते क्या होता है, एंड होते होते इस राइबोसोम के ऊपर हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो जाते हैं, और जैसे यहाँ पे एंड में पहुँचता है फिर ये अमीनो एसिड यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, और ये रिमूव किस फॉर्म में हो जाते हैं भाई, प्रोटीन के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन बनता है। मतलब ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में था, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आप लोग यहाँ पे समझिए सिंपली कि हुआ क्या, कि हमारा जो आरएनए होता है, यानी कि जो हमारा एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, वो हमारा इन दोनों के बीच में आता है। और यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम होता है इसमें 3 ब्लॉक होते हैं, ई पी ए। इसमें क्या होता है, हमारा टीआरएनए सबसे पहले ए में आता है, ए से पी में जाता है और पी से ई में जाता है, ठीक है। अच्छा ई हमारा होता है एग्जिट, यानी कि यहाँ से जो है एग्जिट बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, बहुत सारे टीआरएनए यहाँ पे आते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और जब निकलते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे बीच वाले में हमारा बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा हो जाते हैं, और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एट लास्ट में क्या होता है, ये रिमूव हो जाते हैं और प्रोटीन बन जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा होता है प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो हमारा टीआरएनए होता है, ठीक है, वो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा ए में एंट्री करता है, फिर ए से पी में जाता है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे उसका मैचुरेशन होता है, जहाँ पे हमारी पेप्टाइड चेन्स डेवलप होती हैं, और फिर पी से ई में जाता है और ई से बाहर निकल जाता है। यानी देखिए सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारी मेन प्रोटीन सिंथेसिस किस जगह हो रही है, इस पी वाले ब्लॉक में हो रही है, ठीक है। यहीं पर तो हमारे कह सकते हो पेप्टाइड चेन्स बन रही हैं।
तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो हमारा मैक्रोलाइट्स होता है ना, ये हमारा राइबोसोम की 50s यूनिट पे काम करता है। यानी कि इस 50s यूनिट पे क्या करता है, ये अपना एक्शन शो करता है और यहाँ पे देखिए करता क्या है, बाइंड द ट्रांसलोकेशन, यानी कि ये जो हमारा टीआरएनए है उसको ए साइड से पी साइड पे जाने ही नहीं देता। यानी कि देखिए भाई, हमारा जो राइबोसोम, हमारा जो टीआरएनए था वो हमारा ए से पी में जा रहा था, तभी तो हमारा प्रोटीन बन रही थी। अगर वो ए से पी में जा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा भाई, ए में आ गया, लेकिन अगर ए से पी में नहीं जा पाया तो कोई काम का है नहीं, तो हमारी प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, तो हमारे यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या, एज अ रिजल्ट प्रोटीन सिंथेसिस इज हॉल्टेड, ठीक है, विच प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एसेंशियल प्रोटीन्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, लीड्स टू बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सार ऑफ मैक्रोलाइट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक हमारी यहाँ पे लैक्टोन रिंग देखने को मिलती है जो कि हमारी 14 से 16 का मेंबर की होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है एक डोसोसामिन शुगर और एक हमारी क्लैडिनोस शुगर जो है देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग उसके सार को देखें तो उसके सार को हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक हमारी लैक्टोन रिंग हो गई, तो लैक्टोन रिंग देखिए भाई, ये हमारी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई यही तो हमारा मेन कोर स्ट्रक्चर है हमारे मैक्रोलाइट्स का। और यहाँ पे क्या होता है भाई, ये हमारी लगभग जो है 14, 15, 16 मेंबर की रिंग होती है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए 14 और 15 मेंबर की रिंग है तो उसकी एक्टिविटी हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन वही मान लीजिए 16 मेंबर की रिंग है तो एक्टिविटी उसकी भी ठीक ठाक होगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उसका स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि वो और ज़्यादा हमारा कह सकते हो ग्राम पॉजिटिव के अलावा और भी जो अदर बैक्टीरियाज हैं उन पे भी अपना एक्शन जो है उसका एक्शन देखने को मिलेगा, और स्टेबल भी जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर हमारी 16 मेंबर की रिंग होगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे शुगर मोइटीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, शुगर में हमें जो है एक डेसोसामिन शुगर देखने को मिलती है C5 पे। यानी कि देखिए, ये जो हमारा 5th पोजीशन है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है डेसोसामिन शुगर, जो कि हमारा यहाँ पे काफ़ी एसेंशियल हो जाती है। ठीक है, हमारा 50s राइबोसोमल यूनिट पे बाइंड करने के लिए, भाई 50s पे बाइंड कर रहा है तभी तो एक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखिए, ये हमारा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए भी बहुत जरूरी है। भाई सिंपल सी बात है, हमारा इसी पे बाइंड होकर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो क्लैडिनोस शुगर है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा लाइपोफिलिसिटी और ओरल एब्जॉर्प्शन जो है इंप्रूव करने का काम करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे C9 पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो C9 है यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे हमारे एक सेप्टोरेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस R की जगह देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस R की जगह मान लीजिए हमारा कह सकते हो O आ जाए तो हमारा कीटोन ग्रुप बन जाएगा। तो जो हमारा कीटोन ग्रुप है, ठीक है, तो कीटोन ग्रुप अगर होता है ना तो देखिए उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसकी वजह से हमें थोड़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप को रिमूव करते हैं तो वो हमारी जो है एसिड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और हमारा टॉलरेबिलिटी जो है थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा टेलिथ्रोमाइसिन हो गया। लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोग देखोगे ना तो ज़्यादातर आप लोगों को कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। बट अगर यहाँ पे कुछ जगह पे हम लोग कर पाते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर एसिड स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा इसका सिंपल सा सार हो जाता है, इसमें कुछ खास मतलब और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके अंदर की ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग जो है कुछ इस टाइप से कर सकते हैं कि भाई देखिए, हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारी 3 टाइप की होती है, एक होता है 14 मेंबर, एक होता है 15 मेंबर, एक होता है 16 मेंबर। तो 14 मेंबर के अंदर हमारी ये 3 ड्रग्स आ जाती हैं, 15 के अंदर ये और 16 के अंदर ये। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी, चलिए ये तो हमारा जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन अगर आप लोग सिलेबस देखो तो आप लोग के सिलेबस में सिर्फ 3 ही ड्रग दे रखी हैं। एक हमारा एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, और तीनों ही हमारी स्टार ड्रग नहीं है। यानी बस आप लोग को इसका स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ लेना है, उतना काफ़ी है। नाम आप लोग याद कर लीजिए, इतना कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। तो ये हमारा एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और इसका यूजेस वगैरह हो गया, साइफल्स, गोनोरिया, निमोनिया वगैरह। और ये हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें आप लोग बस ऐसे देख लीजिए, अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप लोग बना सकते हो, बाकी नोट्स में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर और यूजेज हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मैक्रोलाइड। अब हम लोग बात करते हैं अपने कुछ मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपनी मिसलेनियस ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी 2 ड्रग्स सिलेबस में दे रखी हैं। पहली है क्लोरमफेनिकॉल और दूसरा है हमारा क्लिंडामाइसिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लोरमफेनिकॉल हमारे यहाँ पे स्टार ड्रग हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, और थोड़ी सी इसकी सिंथेसिस यहाँ पर टिपिकल भी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब क्लोरमफेनिकॉल देखिए क्या होता है, ये हमारी बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पे अपना एक्शन शो करती है। बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, और यहाँ पे हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से ड्राइव करी जाती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका यूज, यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे जो है आज के दिन में ये बहुत ही सिंथेटिकली भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करी जा रही है। ओरिजिनली इसको यहाँ पे ड्राइव किया गया था हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले से, लेकिन यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे सिंथेटिक
यानी कि लैबोरेटरी में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है इसको बना लेते हैं। बाकी इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज, यानी कि देखिए भाई सिंपल सी बात है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पे अपना एक्शन शो करती है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी देखिए मेन चीज़ है, हम लोग सिंथेसिस में इसको और अच्छे से देखेंगे। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए इसका थोड़ा समझिए कि ये क्या करती है। देखिए ये भी हमारा जो है बैक्टीरिया के 50s सब यूनिट पे ही बाइंड होती है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं करती है कि हमारा टीआरएनए के ट्रांसफर को रोक देती है, बल्कि ये क्या करती है कि आप लोग को पता है कि जो हमारा प्रोटीन है भाई वो इन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ये जो अमीनो एसिड है ये क्या होता है, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। और लिंक किससे होते हैं भाई, हमारा एक इनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्लोरामफेनिकॉल है ये करता क्या है, ये हमारा इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को ही रोक देता है। अब भाई एक बात बताइए कि अगर हमारा इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे ही नहीं तो हमारा कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे काम करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी सिंथेसिस है, मतलब टिपिकल नहीं है बट थोड़ा सा अगर आप लोग देखो तो काफ़ी लेंदी है और बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए होता क्या है, जो हमारा पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने ब्रोमीन से कराते हैं। तो बस कुछ नहीं होता है, ब्रोमीन से यहाँ पे देखिए जो हमारा CH3 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ पे Br2 से एक Br HBr के फॉर्म में रिमूव हुआ। अब यहाँ पे बचा क्या, बचा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बचा Br, तो बस सिंपली यहाँ पे CH2 Br हो गया। कितनी सिंपल थी, बहुत ही सिंपल थी पहली रिएक्शन। तो ये बन गया हमारा पैरा नाइट्रो फिनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपने जो है हम कह सकते हो हाइड्रोक्लोराइड और एथेनॉल से कराएंगे हेक्सामीन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा बस ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे CH2Br की जगह हमारा CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिटेल है तो इतना हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग बस इतना समझिए, सिंपली समझिए। यहाँ पे आप लोग को इस स्टेप में बस एक चेंज करना है, Br की जगह यहाँ पे NH2 ग्रुप लाके अटैच कर देना है और ये हमारा बन जाएगा अल्फा अमीनो पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन। भाई देखिए सिंपल सी बात है, अल्फा यानी कि देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अमीन ग्रुप यहाँ पे अल्फा कार्बन पर लगा है, और ये नाइट्रो क्या होता है भाई, इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन हमारी पैरा होती है, तो ये हमारा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर एसीटोफिनोन का हो गया। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फर्दर हम लोग कराएंगे इसका एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन देखिए यहाँ पे हम लोग कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे इसको ध्यान समझिएगा, ये हमारा हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो है इस देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए इस NH2 से इस NH2 पे क्या होगा, इस NH2 पे ये हमारा देखिए COCH3, देखिए COCH3 यानी कि देखिए इसको CO और ये CH3 ये आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे गायब क्या हुआ, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हुआ है और यहाँ पे देखिए ये दो था, यानी कि एक हमारा पूरा, देखिए आप लोग इसको ऐसे समझिए कि ये हमारा इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये टोटल स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे CH3CO देखिए ये तो हमारा यहाँ जाके अटैच हो गया इस NH के साथ में, है ना, CH3CO अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH3CO और एक ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या रिमूव हुआ, देखिए यहाँ पे NH2 था और यहाँ पे अब NH है, यानी कि एक हाइड्रोजन। तो ये टोटल यहाँ पे क्या CH3COO और यहाँ पे H, यानी कि ये हमारा CH3COOH के फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा एसिटिक एसिड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा अपना पैरा नाइट्रो एसिटा अमीडो एसिटोफिनोन, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे अपने Na2CO3 और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ खास नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए ये जो CH2 है, ठीक है, तो अब इस CH2 पे हमारा जो है इस कार्बन के साथ एक ग्रुप और आके अटैच हो जाएगा CH2OH। अब ये CH2OH कहाँ से है, देखिए CH2, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, CH2O और H कहाँ से आया भाई, H तो देखिए इसके पास दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, बस कुछ खास थोड़ी हुआ। ये CH2O, ठीक है, देखिए ये CH2O और यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए थोड़ा सा रिएक्शन को थोड़ा सा रोक के आप देखेंगे तो खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बस रीअरेंजमेंट हो रहा है और कुछ खास नहीं हो रहा है, और ये हमारा बन जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम लोग कराएंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारा हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच होता है,
ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से एक हमारा हाइड्रोजन का अटैचमेंट भी रिडक्शन में काउंट होता है। तो रिडक्शन हम लोग कराएंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, ठीक है, और इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे टोटल हमारा क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्म आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा डेक्स्ट्रो लिवो दोनों फॉर्म शो करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक साथ में ही डीएल फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग फर्दर यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपने हाइड्रोक्लोराइड से कराएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इस NH से, ठीक है, इस NH से हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो COCH3 था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, COCH3, देखिए ये COCH3 गया और ये Cl कहाँ से आया, Cl आया इस HCl से, ठीक है। तो देखिए CH3COCl यहाँ पे रिमूव हो गया। अब इस Cl में क्या बचा, क्या H, तो यहाँ पे देखिए ये H यहाँ पे NH2 पे जाके, देखिए इसको ध्यान से देखिए, थोड़ी देर रोक के देखिए, आप लोग खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए CH3CO, तो CH3CO और Cl यहाँ से आ गया, ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा NH और यहाँ पे बचा एक हाइड्रोजन, तो NH और एक हाइड्रोजन NH2 बन गया। अब यहाँ पे बस हमें सिंपल सा इसका रेजोल्यूशन करा देना है अपने डाइक्लोरो, इसमें दो रिएक्शन होगी, एक हमारा उसका रेजोल्यूशन होगा और दूसरा हम लोग यहाँ पे इसका डाइक्लोरो मिथाइल एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं, इस NH पे देखिए क्या होगा, इस NH पे हमारा ये ग्रुप देखिए COCH देखिए, यहाँ से देखिए इसको OCH3 देखिए, यहाँ पे इस ग्रुप को ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, Cl2CH COOCH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस NH पे, देखिए इस NH पे क्या अटैच हुआ, COCH यानी कि देखिए COCH यानी देखिए ये इतना माइनस कर दीजिए, ये इतना यहाँ पे इसमें से ये इतना अटैच हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा OCH3 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पे देखिए अब ये OCH3 और प्लस एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OH, यानी कि देखिए इसको हम लोग बना CH3OH, तो ये हमारा जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनली हमें क्लोरम फेनिकॉल देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो देखिए थोड़ी सी लेंदी है, बट है बहुत ही सिंपल रिएक्शन, है ना। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हमें करना है और हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए मुझे पता है कि रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैंने, हाँ ये क्या आप कह रहे हो कि ये यहाँ के ऐसे अटैच हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने चले गए, तो फिर तो आप समझ रहे हो कि अगर हम लोग मान लीजिए कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करें, तो एटलीस्ट 45 से 50 मिनट का इसका सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है। तो इतना डिटेल में तो हमें नहीं डिस्कस करना है, आप भी समझ रहे हो। तो बस ये थोड़ा सा आप लोग को याद कराने के लिए था कि आप लोग किस तरीके से समझ के याद कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट ड्रग हमारी मिसलेनियस के अंदर आ जाती है क्लिंडामाइसिन। अब क्लिंडामाइसिन यहाँ पे ये हमारी कोई स्टार ड्रग नहीं है, बाकी देखिए ये भी हमारी जो है एक लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, मतलब लिंकोसामाइड क्लास होती है हमारे एंटीबायोटिक की, तो उसी के अंदर हमारी ड्रग होती है और ये भी हमारे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ करी जाती है। और इसका यूज़ यहाँ पे क्लिंडामाइसिन का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी हमारा बिल्कुल जो है क्लोरम फेनिकॉल की तरह ही काम करता है, यानी कि ये हमारा 50S राइबोसोमल यूनिट पर बाइंड होता है और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकता है। बाकी ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। यूजेस की बात करें तो ये मेनली हमारा जो है कह सकते हो स्किन इन्फेक्शंस हो गए, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, तो इन सब में हमारा यहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट जो है अपना कह सकते हो फर्स्ट एंटीबायोटिक का टॉपिक, एंटीबायोटिक 2 का टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रो ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इन दोनों कवर कर लिया, अब हम लोग प्रो ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने प्रो ड्रग्स के बारे में, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रो ड्रग का नाम जरूर सुन रखा होगा। प्रो ड्रग क्या होता है, प्रो ड्रग्स हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव होती हैं, यानी कि जब आप लोग उनको खाते हो, जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब तक वो इनएक्टिव रहती हैं। लेकिन जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के बाद जाके वो एक्टिव होती हैं। तो सिंपल सी बात करें ना तो ये प्रोड्रग एक्सीडेंट। अब अच्छा मेटाबॉलिज्म में क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म में हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं या फिर कहीं कहीं हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये ड्रग हमारी ऐसी होती हैं जो कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन एंजाइमेटिक या फिर केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखिए मेन चीज़ ये है ना कि हमें आखिर किसी ड्रग को ऐसा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग उसको स्टार्टिंग में इनएक्टिव रखें बाद में एक्टिव करें। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आज इसको समझेंगे। तो देखिए प्रोड्रग हमारी क्या होती है, इनएक्टिव या फिर अच्छा देखिए ज़्यादातर जो प्रोड्रग होती हैं वो एकदम इनएक्टिव होती हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रोड्रग हमारी एक्टिव हों लेकिन बहुत ही लेस, मतलब वेरी लेस एक्टिव। तो यहाँ पे ये वेरी लेस एक्टिव या फिर जो है इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है
जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनको एक्टिव करने के लिए हमें मेटाबॉलिज्म कराना पड़ता है ताकि ये अपना फार्माकोलॉजिकल जो है इफेक्ट शो कर सकें। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग जो है अगर, अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए अब प्रोडक्ट कैसे बनती है। अब प्रोडक्ट जैसे अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस का देखेंगे तो दो टाइप की प्रोडक्ट होती हैं। एक प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा ड्रग के साथ कोई कैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें जैसे प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जो है किसी एक्टिव ड्रग का जो है इनएक्टिव फॉर्म होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव हो जाती हैं। तो अब ये प्रोडक्ट दो टाइप की हो सकती हैं। या तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी कोई एक्टिव ड्रग है, ठीक है। अब इस एक्टिव ड्रग में हम लोगों ने कुछ ऐसा कैरियर लाके जोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज लाके अटैच कर दी जो कि जब तक इसके साथ जुड़ी है तब तक इसको क्या, तब तक इसको इनएक्टिव रखेगी। और जैसे ही इस कैरियर को हम लोग यहाँ पे इस ड्रग से रिमूव करेंगे वैसे ही हमारी ड्रग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। लेकिन कुछ कुछ ड्रग हमारी ऐसी भी होती हैं जिनका जो यहाँ पे जिनके साथ कोई कैरियर नहीं लगा होता है, यानी कि कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारी ऐसी होती हैं जो कि मान लीजिए कि ये हमारी प्रोडक्ट है तो इसके साथ कोई कैरियर नहीं लगा है, और इन्हें जब ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं तो इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसमें कुछ जो है स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल चेंजेस ही हो जाते हैं। मतलब कि इसके कह सकते हो स्ट्रक्चर के साथ ही कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, यानी कि ये पूरा अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो इस दो तरह की ड्रग होती हैं। तो मान लीजिए हम लोग सिंपली बात करें कि कोई हमारी ऐसी ड्रग है जो कि एक्टिव ड्रग के साथ कैरियर जोड़ के बनाई गई है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई प्रो ड्रग का मतलब क्या है कि हमारे स्टार्टिंग में इनएक्टिव है लेकिन बाद में उसको एक्टिव भी तो होना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोई कैरियर इसके साथ जुड़ा है तो ये बहुत जरूरी है कि जब उसका मेटाबॉलिज्म हो तो ये कैरियर यहाँ पे अलग हो जाए और ड्रग हमारी यहाँ पे अलग हो जाए ताकि वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसमें आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि ड्रग एंड द कैरियर लिंकेज मस्ट बी क्लियर्ड इन विवो। इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इन विवो हमारा बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होना चाहिए कि जो हमारा ड्रग और कैरियर लिंकेज है वो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब कि वो यहाँ पे जो है कह सकते हो मेटाबॉलिज्म के बाद यहाँ पे अलग अलग हो जाना चाहिए। और बाकी देखिए इट शुड नॉट हैव इंट्रिंसिक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो प्रो ड्रग है वो हम लोग यहाँ पे किसी ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म है, तो इस ऐसा ना हो कि भाई जो प्रो ड्रग है इसकी कुछ अलग एक्टिविटी शो हुई जा रही है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी इंट्रिंसिक मतलब कि कोई छुपी हुई या फिर खुद की ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इनएक्टिव होनी चाहिए जनरली। और बाकी देखिए इट शुड रैपिडली ट्रांसफॉर्म केमिकली और एंजाइमेटिकली इनटू द एक्टिव फॉर्म वेयर डिजायर्ड। और देखिए भाई जहां हमें जरूरत है, भाई प्रो ड्रग हम लोग बनाते हैं तो बनाते तो इसीलिए ना कि कहीं जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, अपना एक्शन शो करे। तो जहां जाके इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है वहां हो जानी चाहिए, वहां ऐसा ना हो कि फिर वहां जाके हो ही नहीं रही है, तो बहुत ही रैपिडली इसका कन्वर्जन हो जाना चाहिए। बाकी देखिए द मेटाबॉलिक फ्रेगमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग शुड बी नॉन टॉक्सिक। और यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई ड्रग है जो कि ड्रग और कैरियर जोड़ के बनाई गई है, तो मान लीजिए मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हुआ, एक्टिव ड्रग अलग हो गई और ये कैरियर अलग हो गया। अब देखिए भाई अब ये कैरियर तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो है कुछ टॉक्सिक हो, है ना, कि मतलब ये अलग हो गया अब ये भी जो है जाके कुछ अपना एक्शन शो कर रहा है या फिर कुछ टॉक्सिक एक्शन शो कर दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब मेन चीज़ ये है कि हम लोग किसी ड्रग को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं। तो वैसे देखिए इसके एप्लीकेशन में भी हमें वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई ड्रग जो है ना, कोई ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म में हो सकता है कि जो है कह सकते हो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ना हो या फिर लिपिड सॉल्युबल ना हो, लेकिन हमें चाहिए कि वो उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी या फिर लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिव ड्रग के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो कि यहाँ पे क्या होता है, इसको इनएक्टिव तो कर देती हैं लेकिन इसको ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बना देती हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो ये हमारी बॉडी में इजिली जाके अपना काम करके और उसके बाद एक्टिव हो जाती है, ठीक है, सॉल्युबल होने के बाद एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद देखिए भाई केमिकल स्टेबिलिटी, तो हो सकता है कि कोई एक्टिव ड्रग हो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी ना अच्छी हो, तो हम लोग यहाँ पे उसमें कुछ छेड़छाड़ करके उसको प्रोडक्ट बना देते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके जब तक वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। और उसके बाद टू अल्टर ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि देखिए हो सकता है कि कोई एक्टिव ड्रग हो और उसका ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब कि टेस्ट स्मेल हो सकता है वो बहुत ही बेकार हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह करके या फिर इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देंगे जो कि इसको इनएक्टिव कर देंगी, लेकिन यहाँ पे उसका टेस्ट वगैरह या फिर कह सकते हो उसकी स्मेल वगैरह बढ़ा देंगी, है ना। और बॉडी में अंदर जाने के बाद क्या होगा, अंदर जाने के बाद वो एक्टिव भी हो जाएगी। बाकी देखिए टू डिक्रीज इरिटेशन एंड पेन एट इंजेक्शन साइट। अच्छा देखिए जैसे इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन में हमें जो है ड्रग को कह सकते हो, जैसे देखिए भाई ज़्यादातर इंजेक्शन हमारे वाटर सॉल्युबल नेचर के होते हैं, ठीक है, तो मतलब मोस्टली होते ही हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए वाटर सॉल्युबल है तो भाई इंजेक्शन, जैसे मान लीजिए कि इंजेक्शन में क्या होता है, एक हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, इसी में हमारी ड्रग हमें मिलानी होती है। अब मान लीजिए जो हमारा इंजेक्शन का वाटर है, अगर ये ड्रग इसमें मिले ही ना तो क्या होगा भाई, ये बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी ड्रग का एक्टिव फॉर्म इस वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे उस ड्रग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इस इंजेक्शन वाले वाटर में सॉल्युबल हो। तो वो क्या होता है भाई, इस ड्रग सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर
चली जाती है इंजेक्शन के थ्रू और अंदर जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हमारा काम बन जाता है। तो वही चीज़ें, ये सारे हमारे फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई एक्टिव ड्रग है, हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा ना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट बना देते हैं जिससे वो पहले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और बाकी देखिए वही सारी चीज़ें कि हो सकता है कुछ ड्रग का सिस्टमिक प्री सिस्टमिक यानी कि जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा हो, तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे उसमें कोटिंग वगैरह करके उसको कह सकते हो प्रोडक्ट बना सकते हैं। और फिर हमारा कह सकते हो सकता है कि कभी कभी क्या हो कि कभी कभी हमें जो है किसी स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे जो है अपना एक्शन शो करना हो, तो हम लोग यहाँ पे ड्रग के ऊपर कुछ ऐसी कोटिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे उसको कुछ इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो हमारा इसी स्पेशल ऑर्गन में जाने के बाद ही एक्टिव हो, तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है कि ऑर्गन सेलेक्टिविटी, यानी कि हमारा यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही। फिर हमारा फार्माकोडायनेमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, हो सकता है कि कोई जो ड्रग है उसका एक्टिव फॉर्म हमारा यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे उसको प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है। और उसके बाद देखिए टू इम्प्रूव थेरापेटिक इंडेक्स, तो यहाँ पे हो सकता है थेरापेटिक इंडेक्स भी वही चीज़ है कि हमारा हो सकता है एक्टिव ड्रग करना अच्छा हो तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना देते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। बाकी देखिए अब मेन चीज़ ये है कि हमारा डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए कुछ खास है नहीं, हम लोगों ने वैसे देखा, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स आर केमिकली मॉडिफाइड ड्रग मॉलिक्यूल दैट आर इनएक्टिव और लेस एक्टिव इन देयर एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर्म, यानी कि जब हम लोग उनको लेते हैं तो वो या तो इनएक्टिव होते हैं तो बहुत ही लेस एक्टिव होते हैं, और एंड रिक्वायर बायो ट्रांसमिशन, और यहाँ पे इनको मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, हम लोगों ने देखा ही था। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाते समय हमें कुछ कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा, अच्छा देखिए भाई, एक जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो जनरली प्रोडक्ट होती है तो वो हमारा एक्टिव ड्रग को, ठीक है, एक्टिव ड्रग को जो है किसी जो है कैरियर या फिर इसी कैरियर को हम लोग प्री मॉइटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसी किसी प्री मॉइटी के साथ जोड़ के जो है बनाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिव ड्रग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरेंट ड्रग, ठीक है, एक्टिव ड्रग को हम लोग यहाँ पे पैरेंट ड्रग भी बोल सकते हैं, और प्री मॉइटी यानी कि हमारा यहाँ पे जो हमारा कैरियर जिसके साथ जोड़ के हमारी प्रोडक्ट बनाई गई है। देखिए प्रोडक्ट दो टाइप की होती है, अभी हम लोग इसका टाइप देखेंगे तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो मान के चलो कि हमारा एक एक्टिव ड्रग और उसके साथ यहाँ पे कुछ कैरियर जोड़ के बनाई जाती है, तो कैरियर हमारा प्री मॉइटी हो गया और एक्टिव ड्रग हमारी पैरेंट ड्रग हो गई। तो अब इसमें देखिए होता क्या है, जो हमारी पैरेंट ड्रग है इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। इन दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग ड्रग्स टू मेक इफेक्टिव प्रोडक्ट। अच्छा देखिए मान लीजिए जो हमारी एक्टिव ड्रग है, ठीक है, तो इस एक्टिव ड्रग में अगर हमारा जो है मान लीजिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए COOH जुड़ा हुआ है, या फिर मान लीजिए OH जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि एक्टिव ड्रग में कह सकते हो जितने ज़्यादा या फिर कह सकते हो जितने नेसेसरी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा इजीली हम लोग इन फंक्शनल ग्रुप को मॉडिफाई करके अपनी अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर ज़्यादा अच्छे से होगा तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से बनेगी। ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होने से ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं। अच्छा प्री मॉइटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्री मॉइटी मतलब कि जो हमारी एक्टिव ड्रग के साथ जोड़ी जाती है, तो देखिए सबसे पहली बात ये हमारा बहुत ही सेफ होनी चाहिए और यहाँ पे हमारी बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट हो जानी चाहिए। भाई देखिए एक्टिव ड्रग को रिलीज करने के बाद इसका तो कोई काम है नहीं हमें, तो ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जानी चाहिए। द चॉइस ऑफ प्रीमॉइटी शुड बी कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज स्टेट डोज एंड ड्यूरेशन। और यहाँ पे देखिए भाई ये जो हमारी प्रीमॉइटी है तो अलग अलग टाइप की प्रीमॉइटी हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के कैरियर को, और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि हमें किस पेशेंट हमारा किस स्टेट में है, डिजीज कौन सी है, डोज कैसा है, कितने देर तक हमें चाहिए, इन सबको डिसाइड करके हम लोग प्रीमॉइटी को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि दोनों पे लागू होते हैं, पैरेंट ड्रग पे भी और हमारा कह सकते हो प्रीमॉइटी पे भी। तो यहाँ पे देखिए द एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन नीड टू बी कंप्रेहेंसिवली अंडरस्टूड। यानी कि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा, हमारा प्रीमॉइटी होगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का ही जो है एब्जॉर्प्शन ADME हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है हम लोग कुछ ऐसा प्रीमॉइटी जोड़ दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना दे रहे हैं जो कि हमारा बॉडी में जाके कुछ अलग ही एक्शन शो कर दे रही हैं। तो हमें यहाँ पे पहले से पता होना चाहिए कि बॉडी में जाने के बाद ये कब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, कब इनका मेटाबॉलिज्म होगा, कितनी देर में, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी देखिए इसमें तो एक थोड़ा सा जनरल हम लोग देखें कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए इसमें यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि मान लीजिए कि एक हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें मान लीजिए कि कोई ड्रग है, ठीक है, वो यहाँ पे खुद से जो है सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा पा रही है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस ड्रग को हमारे जो है किसी प्रीमॉइटी या फिर कैरियर के साथ बना के जो है कह सकते हो
प्रो ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पे इजीली जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये कि हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि हमारा मान लीजिए कि कहीं पे जा ना पा रही हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जब चली जाती है तो देखिए जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद हमारी ड्रग अलग हो गई, प्रीमोर्टी अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है प्रोडक्ट की जो है डिजाइनिंग में हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारा जाने के बाद अलग हो जाए, ठीक है, और हमें उसकी सारी चीज़ें पता हो। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट, एक होता है बायो प्रिकर्सर। तो देखिए कैरियर लिंक की बात करें तो हम लोग इतनी देर से हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्टिव ड्रग होती है और इसके साथ हमारा एक कैरियर लगा होता है जिसको हम लोग प्री मोएटी भी बोलते हैं, ठीक है, और इनके बीच में केमिकल लिंकेज होता है। अच्छा देखिए ये केमिकल लिंकेज क्या होता है भाई, ये केमिकल लिंकेज यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केमिकल लिंकेज हमारा इतना स्ट्रांग हो कि हमारा ब्रेक ही ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन द लिंकेज इज एंजाइमेटिकली और केमिकली ब्रोकन डाउन, यानी कि या तो एंजाइम या तो केमिकल यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्टिव ड्रग यहाँ पे रिलीज हो जाती है। अब ये भी देखिए, ये भी हमारी जो है कुछ अलग अलग टाइप्स की होती हैं, सब टाइप्स की होती हैं, जैसे डबल प्रोडक्ट्स, मैक्रोमोलिकुलर। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे डबल प्रोडक्ट की बात करें तो डबल प्रोडक्ट में क्या होता है, डबल प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे देखिए ये ना थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाती है। मतलब ये प्रोडक्ट से भी पहले मतलब इसमें क्या होता है, इसमें डबल बार एक्टिवेशन होता है, मतलब कि एक्टिवेशन डबल बार नहीं होता है, बट आप ऐसे समझिए कि एक हमारी होती है प्रोड्रग, तो सबसे पहले इसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है तब ये बनती है प्रोड्रग, और फिर इसका जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस दोबारा होता है तब जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 2 बार इसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अ प्रोड्रग दैट टर्न्स इनटू अनदर प्रोडक्ट बिफोर बिकमिंग द एक्टिव ड्रग, यानी कि इसमें क्या होता है, एक ड्रग यहाँ पे पहले जो है कह सकते हो अपने दूसरी फॉर्म में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तब जाके एक्टिव होती है। दिस 2 स्टेप एक्टिवेशन कैन इंप्रूव टारगेटिंग एंड कंट्रोल ओवर ड्रग रिलीज। यानी कि देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है ना कि हमारी ड्रग बहुत ही स्लो रिलीज होगी, तो कभी कभी हमें चाहिए होता है कि हमारी ड्रग जो है बहुत ही स्लो काम करे, कंट्रोल्ड रिलीज हमें देखने को मिले, तो उस टाइम हमारा जो है ये काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारी है मैक्रोमोलिकुलर प्रोडक्ट्स। अब देखिए मैक्रोमोलिकुलर मतलब कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो प्री मोएटी होती है उसमें हमारे बहुत ही मैक्रो यानी कि प्रोटीन या फिर पॉलीमर्स वगैरह अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज भी हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमारा किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके काम कर सके, ठीक है, थोड़ा बहुत। और बाकी देखिए फिर हमारा थर्ड हो गया साइड स्पेसिफिक। तो साइड स्पेसिफिक हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ये दोनों सिमिलर सही होते हैं। साइड स्पेसिफिक में भी वही होता है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो किसी पार्टिकुलर जगह पे ही जाके अपना एक्शन शो करे। जैसे कि भाई कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हमें यहाँ पे अपने ट्यूमर सेल्स को ही टारगेट करना होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी ड्रग बनाएं जो कि हमारी ट्यूमर सेल्स को ही टारगेट करें, हमारी जो अच्छी गुड सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, उनको टारगेट ना करें। और फिर हमारा म्यूचुअल प्रोडक्ट। अब म्यूचुअल प्रोडक्ट में क्या होता है कि कह सकते हो कि 2 एक्टिव ड्रग्स को कंबाइन करके हमारी प्रोडक्ट बनाई जाती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गई बेनओरिलाइट, ठीक है, जिसमें हमारा एस्पिरिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो है देखने को मिलता है इसका। तो ये हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम लोग बात करें अपने बायो प्रिकर्सर की, तो देखिए ये हमारा सेकंड टाइप हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि एक तो प्रोडक्ट हमारी इस तरीके से बनती है कि इसके साथ कुछ कैरियर लगा जुड़ा हो, और एक हमारा ऐसी बनती है जिसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ही पूरा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई कैरियर वगैरह नहीं जुड़ा होता है, बल्कि ड्रग का स्ट्रक्चर ही पूरा बदल जाता है, और बदलने के बाद वो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा प्रोंटीसाइड से सल्फिनिलमाइड, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई कैरियर रिमूव नहीं होता है, इसमें कुछ रिमूव नहीं होता है, बल्कि इसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और वो हमारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन हम लोगों ने थोड़ा वही डिस्कस कर ही लिया, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन सेम ही चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए एप्लीकेशन का मतलब है इम्प्रूव ओरल बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि देखिए हो सकता है कि किसी ड्रग का बेटर एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा अच्छा ना हो। जैसे एसाइक्लोवीर है, ठीक है, तो एसाइक्लोवीर हमारी एक्टिव ड्रग है लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग इसको प्रोड्रग यानी कि वैलासाइक्लोवीर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये अपनी कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव ड्रग में। इनहेंस सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारी जो फेनिटॉइन है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसकी लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम लोग अगर इंजेक्शन में मान लीजिए हमें इंजेक्ट करना है तो हम लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे फॉस्फेनिटॉइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये इजिली यहाँ पे इंजेक्शन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन होती है, ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना लॉन्ग नहीं होता है, तो हम लोग उसको जो है लिक्स डेक्स एम्फेटामिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा कह सकते हो थोड़ा सा धीरे धीरे रिलीज होता है और कंट्रोल रिलीज हमें प्रोवाइड करता है।
रिड्यूस टॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है तो ये हमारा एक एसिडिक फॉर्म होती है जो कि डायरेक्टली अगर दी जाए तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा हार्म कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है एस्पिरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं जो कि हमारा सेफर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे हो गए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो हम लोगों ने देखा है कि भाई कभी कभी हमें जो है जैसे मान लीजिए कि जो हमारा 5-फ्लोरोयूरासिल है, ठीक है, तो ये ड्रग हमारी जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म नहीं देते हैं बल्कि हम लोग इसका प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं कैम्पेसिटामिन, जो कि हमारा ट्यूमर में जाके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना एक्शन शो करती है। फिर मास टेस्ट और तो हमारा देखिए क्लोरमफेनिकॉल क्या होता है, क्लोरमफेनिकॉल का जो है टेस्ट वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें पाल्मिटेट को ऐड करके हमारा इसका टेस्ट मास कर देते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा इनैलाप्रिलैट होता है तो ये इतना स्टेबल नहीं होता है, तो हम लोग इसको इनैलाप्रिल में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म होती है। फिर सीएनएस स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा डोपामीन है ये हमारा भाई देखिए सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ड्रग कब जाएगी, जब BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे डोपामीन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाती है, लेकिन यहाँ पे लीवोडोपा कर देती है। तो हम लोग डोपामीन को लीवोडोपा के फॉर्म में देते हैं ताकि वो हमारा ब्रेन में अच्छे से पहुँच के अपना एक्शन शो कर सके। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रो ड्रग का टॉपिक। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग फाइनली बात करते अपने मलेरियल्स के बारे में, यानी कि एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी मलेरियल्स के बारे में, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती हैं। अब देखिए मुझे पता है मलेरिया का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा, प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि आप लोगों ने मलेरिया का नाम नहीं सुना है। आप लोग सभी को पता है कि मलेरिया हमारा मच्छर के काटने से होता है, बट यहाँ पे देखिए सभी मच्छरों के काटने से नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए सबसे पहली बात मलेरिया होता कैसे। मलेरिया हमारा होता है एक हमारा पैरासाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक कह सकते हो हमारा इस पैरासाइट होता है, ठीक है, प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है। मतलब ये हमारा कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं होता बल्कि हमारा एक स्पेशल टाइप का प्रोटोजोआन पैरासाइट होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, लेकिन ये पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है, तो ये पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर होता है हमारा एनाफिलस मॉस्किटोज के थ्रू। और ये हमारे देखिए ये हमारे इन्फेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी फीमेल होती हैं, ठीक है। तो जो फीमेल एनाफिलस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होती हैं सिर्फ उन्हीं के काटने पर ही हमें यहाँ पे मलेरिया होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी मच्छर के काटने पे होता है, लेकिन अब हमें तो पता नहीं है कि हमारा कौन सा मच्छर इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे अपने आप को मच्छरों से प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतनी सारी कॉइल्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि देखिए मच्छर नहीं काटें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा हमारा इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है। और मलेरिया यहाँ पे बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। तो हमें मलेरिया मतलब कि इसका प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारी दो टाइप की होती हैं। तो हमारा बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे अपने आप को मच्छरों से प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें कैसे इसका लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हमारी इन्फेक्टियस भी होती है, यानी कि हमारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर भी हो सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी कि हमारी जो फीमेल, ठीक है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोज होती हैं उनकी बाइट के थ्रू हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, हम लोगों ने देखा कि मलेरिया हमारा होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट सीवियर और डेडली भी हो जाता है, ठीक है। और हमारा एक हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। अब देखिए ये जो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स, अच्छा फैल्सीपुरम बहुत ही कॉमन नहीं है बट बहुत ही सीवियर और डेडली है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक हो जाता है। अगर ये होता है तो हमारा लाइफ थ्रेटनिंग भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा विवैक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये हमारा ऐसा टाइप का होता है कि मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, एक बार मान लीजिए आप लोग को मलेरिया हुआ और आप लोग यहाँ पे रिकवर हो गए, तो ये देखिए ये क्या करता है, ये हमारा जो है दोबारा भी मलेरिया कॉज कर सकता है। यानी कि होता क्या है कि इसके ये जो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है ये हमारी बॉडी की लिवर सेल्स में जाके अपने आप को जो है कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम मिलने पर मतलब कि कह सकते हो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है या फिर अच्छे से काम नहीं करता है, ये दोबारा से एक्टिव होकर दोबारा से मलेरिया कॉज कर सकता है। अब अगर हम लोग प्लाज्मोडियम ओवैल की बात करें तो ये भी हमारा विवैक्स जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा लेस कॉमन होता है। यानी ये भी जो है रीअकरिंग मलेरिया कॉज कर सकता है। रीअकरिंग मतलब कि हमारा यहाँ पे जो बार बार हो रही हो,
तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग देखेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो ये हमारा लेस सीवियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉनिक होता है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। और एक हमारा यहाँ पे प्लाज्मोडियम नॉलेसाई होता है, जो कि हमारा कह सकते हो मंकीज को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात करें तो मलेरिया हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड, हो गया कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए अनकॉम्प्लिकेटेड का सिंपल सा मतलब है जो कि कह सकते हो इतना खतरनाक नहीं होता है। अब इसके सिम्टम्स में क्या होता है, इसके सिम्टम्स में हमें बुखार देखने को मिलता है, हेडेक होता है, थोड़ा स्वेटिंग पसीना बहुत ज़्यादा होता है, नौजिया वगैरह हो सकता है, ठीक है जी, मिचलाना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ऑर्गन फेल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरल मेडिसिन से जो है हमारा ट्रीटेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि हमारा सबसे सीवियर टाइप का जो प्लाज्मोडियम होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपुरम। तो ये हमारा उसी के थ्रू कॉज होता है और इसके अंदर बहुत ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा सीजर्स, झटके आना, ठीक है, जैसे सीजर्स मतलब कि हमारा दौरा पड़ना, और हमारा सीवियर एनीमिया हो सकता है, हमारा काफ़ी मतलब हमारा ब्लड में जो है कह सकते हो आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, और हमारा किडनी फेलियर हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो ये हमारा काफ़ी सीरियस हो जाता है और ये हमारा मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसका जो है हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है आईवी मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के बारे में, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे मलेरिया एक्चुअल में यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थ्योरी से पहले हम लोग थोड़ा सा एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अपने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया को समझने की कोशिश करें तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक हो गया ह्यूमन वाला पार्ट, एक हो गया मॉस्क्यूटो वाला पार्ट। देखिए मॉस्क्यूटो में क्या होता है, मॉस्क्यूटो में हमारा कह सकते हो डेवलपमेंट होता है हमारे मलेरिया काजिंग स्पोरोजॉइट्स का, और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में हमारा इन्फेक्शन होता है। तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि हमारा सबसे पहले क्या होता है भाई, मान लीजिए कि कोई हमारा इन्फेक्टेड एनाफिलस मॉस्क्यूटो है, एनाफिलस मॉस्क्यूटो जिसने क्या किया, जिसने हमारा ह्यूमन को बाइट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही ह्यूमन को बाइट करता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारा एक स्पोरोजॉइट्स को इंजेक्ट करता है। अब स्पोरोजॉइट्स को आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है, कि स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं। स्पोरोजॉइट्स ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने बैक्टीरिया का स्पोर फॉर्म सुना होगा। स्पोर मतलब क्या होता है, जो कि थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म होता है ना। या फिर कह सकते हो आप ऐसे समझिए कि कोई पौधा होता है, ठीक है, कोई हमारा पेड़ होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, बीज के फॉर्म में होता है। अच्छा वो बीज क्या होता है भाई, कोई बीज है, कोई सीड है, तो वो आगे चल के पूरा पौधा बन जाता है। उसी तरीके से स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे समझिए कि हमारे स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि खुद जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं, मतलब कि ये जो है बहुत ज़्यादा अपना एक्शन नहीं शो करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे देखिए क्या होता है, धीरे धीरे अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा ह्यूमन को बाइट किया तो हमारे स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे हमारी बॉडी में एंटर हो गए। अब एंटर होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले लिवर सेल्स में जाते हैं, ठीक है। और लिवर सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, लिवर सेल्स में जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ठीक है, और अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे कह सकते हो हमारा कह सकते हो मैच्योर हो जाते हैं मैरोजॉइट्स में, ठीक है। मतलब कि पहले ये लिवर्स में रहे, अपने नंबर्स को बढ़ाया और उसकी लिवर्स के अंदर यहाँ पे कह सकते हो इनका यहाँ पे पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ये मैच्योर हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। और ग्रो होने के बाद क्या होता है, ये हमारा मैरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मैरोजॉइट्स होता है, ठीक है, तो ये मैरोजॉइट्स आप ऐसे समझिए कि हमारा थोड़ा सा जो है एक्टिव फॉर्म हो जाती है। अब ये मैरोजॉइट्स देखिए, अब ये मैरोजॉइट्स यहाँ पे क्या होते हैं, ये मैरोजॉइट्स यहाँ पे आरबीसी के अंदर यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो मैरोजॉइट्स है ना, ये दो काम करती है। पहली तो ये हमारा जो है कह सकते हो कुछ तो ये हमारी आरबीसी में एंटर कर जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो गैमेटोसाइट्स बनाने लगती हैं, ठीक है। मतलब कि यही मैरोजॉइट्स में क्या होता है, कुछ हमारी आरबीसी के अंदर चली जाती हैं और कुछ हमारी गैमेटोसाइट्स बनाती हैं। अब गैमेटोसाइट्स क्या होता है इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग आरबीसी वाला समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो मैरोजॉइट्स है, ठीक है, वो हमारा आरबीसी में एंटर करी, तो आरबीसी में एंटर करने के बाद क्या होता है, जब आरबीसी में एंटर करती हैं तो धीरे धीरे वो आरसीबी में रहती हैं कुछ दिन, मतलब कि कुछ टाइम तक। उसके बाद आरसीबी को बस्ट कर देती हैं, मतलब कि सेल को ब्रेक कर देती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी आरसीबी, मान लीजिए आरसीबी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मान लीजिए मैरोजॉइट सेंटर हुए, ठीक है। अब ये कुछ टाइम तक रहे और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे भी इनका नंबर वगैरह कह सकते हो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सेल को बस्ट यानी कि सेल को ऐसे मतलब सेल को समझ लीजिए फाड़ दिया, ठीक है। और फाड़ने के बाद क्या हुआ, सेल को इस सेल से यहाँ पे रिलीज हो गई, और रिलीज होने के बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो है कह सकते हो हमारी बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। यानी जो भी हमें फीवर वगैरह वाले सिम्टम्स होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे आरबीसी से रिलीज होने के बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ तो ये हमारा जो मैरोजॉइट्स है ये हमारा आरबीसी में जाके इस तरीके से हमारी बॉडी में कह सकते हो सिम्टम शो करता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये हमारी बॉडी में गैमेटोसाइट्स को जो है बनाने लगता है। अब ये गैमेटोसाइट्स क्या होती हैं,
ठीक है, गैमीटोसाइट्स यानी कि हमारे यहाँ पे गैमीट सेल्स, ठीक है। अब गैमीट्स क्या होते हैं भाई? गैमीट्स अगर आप लोग को पता हो तो ह्यूमंस में स्पर्म, ठीक है, मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवम होता है, इसको हम लोग यहाँ पे गैमीट्स बोलते हैं। गैमीट्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो कि हमारा कह सकते हो जाइगोट बनाती हैं, ठीक है। और जाइगोट यहाँ पे क्या होता है भाई? जाइगोट ही फर्दर जाके कह सकते हो न्यू स्पीसीज को डेवलप करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैमीट्स की बात किस में हो रही है? हमारी मलेरिया के केस में हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है गैमीटोसाइट्स, इनको हम लोग गैमीटोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैमीटोसाइट्स कहाँ बन रही है? देखिए, ये बन रही है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। कैसे बन रही है? सबसे पहले स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में जा रहा है लिवर सेल्स में, फिर ये हमारा मैच्योर होकर मैरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये मैरोजॉइट्स यहाँ पे सबसे पहले कुछ तो हमारी आरबीसी में जा रही है और कुछ हमारी गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं। अच्छा, अब देखिए, जो सेल्स हमारी गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गई, तो अब क्या हुआ? अब मान लीजिए कि हमारा एक नया मच्छर आया और उसने यहाँ पे इन्फेक्टेड, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पे जो मच्छर है, ठीक है, वो नॉर्मल है, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक पेशेंट जिसको मलेरिया हो रखा है, उसको किसी नॉर्मल मच्छर ने काटा, जिसको जो कि यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे मलेरिया वाले पेशेंट को काटेगा, तो क्या होगा भाई? उस मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर क्या है? हमारा गैमेटोसाइट्स है। तो ये मच्छर क्या होगा? जैसे ही उसका खून यहाँ पे, भाई मच्छर खून पीते हैं, तो यहाँ पे वो क्या होगा? वो यहाँ पे जो है ऐसे ब्लड को इंजेस्ट करेगा जिसके अंदर गैमेटोसाइट्स होंगी। अब जैसे ही ये गैमेटोसाइट्स हमारा मच्छर के अंदर जाएगा, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर जाएगा। अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें अब आगे जो भी चीज़ें देखेंगे, ये सिर्फ मॉस्किटो के अंदर ही हो सकती हैं, ये ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ गैमेटोसाइट्स बन सकती हैं, लेकिन गैमेटोसाइट से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जब ये हमारा मॉस्किटो के अंदर जाता है, तो देखिए क्या होता है? मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद भाई हमारा गैमेटोसाइट्स क्या है? हमारा गैमेटोसाइट्स हमारी कह सकते हो ऐसी सेल्स हैं जो कि जाइगोट को फॉर्म करती हैं। तो ये क्या होगा? ये हमारा मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। अच्छा, अब जाइगोट क्या है? तो जाइगोट यहाँ पे जो है फर्दर कह सकते हो नए कह सकते हो ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हो नए स्पोर्स का डेवलपमेंट करता है। तो सबसे पहले जाइगोट यहाँ पे कन्वर्ट होता है oocyst में, ठीक है। जैसे फीमेल ह्यूमन में भी आप लोगों ने oocyte वगैरह का नाम सुन रखा होगा, तो यहाँ पे हमारा oocyst होता है, ठीक है। और उसके बाद ये oocyst क्या होती है? ये फर्दर यहाँ पे हमारा स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये स्पोरोजॉइट्स क्या होता है? ये स्पोरोजॉइट्स फर्दर यहाँ पे हमारा इसी इन्फेक्टेड मच्छर के थ्रू हमारा जो है कह सकते हो नॉर्मल ह्यूमन में, और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से हमारा मलेरिया की साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक इन्फेक्टेड मच्छर आया, उसने ह्यूमन को काटा, उसने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, फिर जो इन्फेक्टेड ह्यूमन था उसको एक नॉर्मल मच्छर ने काटा, ठीक है, और फिर नॉर्मल मच्छर इन्फेक्ट हुआ, फिर इसने जो है नॉर्मल वाले को काटा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से कह सकते हो एक साइकिल चलती है और हमारा मलेरिया यहाँ पे फैलता रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन अगर इसका देखें, तो यहाँ पे देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की बात करें तो हमारा 2 स्टेज में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे यहाँ पे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो स्टेज, यानी कि जो है हमारा, इसको हम लोग एसेक्सुअल स्टेज बोलते हैं, और एक होता है ह्यूमन जो कि हमारा सेक्सुअल स्टेज हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ह्यूमन वाला हमारा एसेक्सुअल होगा, ठीक है, और फीमेल वाला सेक्सुअल होगा। ये जो हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, इसके अंदर ही तो हमारा सारा सेक्सुअल प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जो भी सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे, मतलब कि ये हमारा सेक्सुअल स्टेज होता है। और ह्यूमन के अंदर सिर्फ गैमेटोसाइट डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे मतलब कि कोई सेक्सुअल चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एसेक्सुअल स्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा सबसे पहले स्पोरोजॉइड स्टेज आता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो बाइट करता है और हमारा स्पोरोजॉइट्स को एंटर कर देता है, ठीक है। और उसके बाद स्पोरोजॉइट्स हमारा क्या होता है? हमारा लिवर में ट्रैवल करते हैं। फिर यहाँ पे लिवर क्या होता है? लिवर वाले स्टेज को हम लोग एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोलते हैं। एक्जो इरिथ्रोसिटिक मतलब कि जो इरिथ्रोसिटिक ना हो, और इरिथ्रोसिटिक कौन सी होती है? हमारी ब्लड वाली, यानी कि जब हमारा आरबीसी में एंटर करता है। तो सबसे पहले वो लिवर में एंटर किया, हमारा मैच्योर हुआ है मैरोजॉइट्स में, और उसके बाद इन्होंने लिवर सेल्स को बस्ट किया, मैरोजॉइट्स रिलीज हो गए। मैरोजॉइट्स उसके बाद क्या होता है? आरबीसी में जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेल को बस्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिम्टम्स कॉज करते हैं, और कुछ हमारी यहाँ पे गैमेटोसाइट्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये गैमेटोसाइट्स देखिए क्या होता है, हमारा जो मॉस्किटो होता है वो यहाँ पे काटता है मच्छर इन्फेक्टेड ह्यूमन को, और गैमेटोसाइट्स को यहाँ पे इंजेस्ट मतलब कि कह सकते हो निगल लेता है, खा लेता है ना। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब ये गैमेटोसाइट्स क्या होता है? हमारा गैमीट्स में कन्वर्ट होते हैं, और गैमीट्स हमारा यहाँ पे फर्दर जो है जाइगोट बना लेता है। अब ये जाइगोट हमारे यहाँ पे सबसे पहले ऑकिनेट बनाता है, और ये ऑकिनेट हमारा फर्दर जो है oocyst बना लेती है, ठीक है। अब oocyst के अंदर क्या होता है? इस oocyst के अंदर हमारे स्पोरोजॉइट्स डेवलप होते हैं, और जब oocyst यहाँ पे बस्ट होता है, स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, और हमारा यहाँ पे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुँच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे मॉस्किटो हमारा ह्यूमन को बाइट करता है, तो ये स्पोरोजॉइट्स हमारा मच्छर से जो है ह्यूमन में जो है चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा मलेरिया का साइकिल देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे।
बाकी देखिए एग्जाम में कभी कभी आ जाता है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे इसका क्लासिफिकेशन और अलग अलग टाइप से होता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है। तो सिलेबस में देखिए जो हमारा क्यूनोलोन्स है, ठीक है, तो क्यूनोलोन्स के अंदर हमारे यहाँ पे अच्छा देखिए सिलेबस में अगर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखना चाहें तो आप लोग देखिएगा कि सिलेबस जो है हमारा डायरेक्टली जो है कुछ इस तरह से दे रखा है कि हमारे क्यूनोलोन्स दे रखी हैं हम आप लोग के सिलेबस में, क्यूनोलिन्स, ठीक है, सॉरी, क्यूनोलिन्स दे रखी हैं, हमारा बाइगोनाइड्स और डाईहाइड्रोट्राइजीन्स और मिसलेनियस। अब देखिए वैसे तो आप लोग के सिलेबस में क्यूनोलिन्स डायरेक्टली दे रखी हैं, लेकिन ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये भी हमारी क्यूनोलिन्स के अंदर भी कह सकते हो 4 अलग अलग क्लास में डिवाइड होती हैं। जैसे कि हमारा जो क्विनिन सल्फेट है, ठीक है, ये हमारा जो है कह सकते हो सिंकोना एल्कोलाइड्स में आता है। और फिर हमारा बाकी जो क्लोरक्विन है, एमाइडिया क्विन है, ठीक है, और हमारा मेफ्लोक्विन है, ये हमारा जो है 4 अमीनो क्विनोलोन्स में आता है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रीमाक्विन सल्फेट और परपामाक्विन है ये हमारा 8 अमीनो क्विनोलोन्स में आता है। और बचा हुआ जो हमारा क्विनाक्रिन एचसीएल है ये हमारा 9 अमीनो एक्रीडीन्स में आता है, ठीक है। अब हालांकि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी क्विनोलोन्स के अंदर आती भी नहीं है, मतलब ये ड्रग हमारी देखा जाए तो क्विनोलिन्स की ड्रग नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्विनोलिन्स है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग को आगे चल के क्विनोलोन्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारी हमारी ड्रग्स हैं। अब यहाँ पे हमें सार भी पढ़ना है, इस क्विनोलिन्स का हमें सार भी पढ़ना है। और यहाँ पे इसके अंदर हमारी 2 स्टार ड्रग हैं, एक हमारी क्लोरक्विन, एक हमारी पामाक्विन। तो बस इस यूनिट 2 में यही 2 स्टार ड्रग हैं, मतलब एक और थी क्लोरमफेनिकॉल, तो इसको हम लोगों ने देख ही लिया। तो 3 स्टार ड्रग थी इस यूनिट 2 में टोटल। तो यहाँ पे हमें 2 स्टार ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा क्विनोलिन्स होगा, ठीक है, क्विनोलिन्स होगा। क्विनोलिन्स के अंदर ये सारी ड्रग आ जाती हैं। उसके बाद बाइगोनाइड्स एंड डाईहाइड्रोट्राइजीन्स के अंदर ये सारी ड्रग आ जाती हैं। और मिसलेनियस के अंदर हमारे यहाँ पे ये सारी ड्रग्स आ जाती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी हम लोग यहाँ पे क्विनोलिन्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्विनोलिन्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्विनोलिन्स हमारी यहाँ पे हमारा एक एल्कोलॉइड होता है क्विनिन, ठीक है, वहाँ से ड्राइव करी जाती हैं। और हमारा सिंकोना ट्री, भाई देखिए अब तो आप लोग को पता होना चाहिए, सिंकोना ट्री, अल्कलॉइड, सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फार्माकोग्नोसी फिक्शन में, तो आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। और ये हमारा क्विनिन हमारा फर्स्ट नोन एंटी मलेरियल ड्रग जो है थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्विनोलिन्स की सार की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें जो है एक हमारी बेंजीन और एक हमारी पायरिडीन रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए हम लोगों ने भी देखा था कि हमारे क्विनोलिन्स के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप थे। तो उन्हीं में एक टाइप था हमारा यहाँ पे 4 अमीनो क्विनोलोन्स और एक था हमारा 8 अमीनो क्विनोलोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये दोनों, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो हमारा क्विनोलिन्स है इसकी 4th पोजीशन पे हमारा जो है नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो तो हम लोग इसको बोलते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन्स। और अगर हमारा 8th पोजीशन पे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं 8 अमीनो क्विनोलिन्स। तो यहाँ पे देखिए इसका सार भी हम लोग कुछ इस टाइप से डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग समझ रहे हो ना, क्विनोलिन्स के अंदर यहाँ पे हमारी बहुत सारी क्लास होती हैं। तो उसमें जो दो मेन क्लास है, एक है हमारी यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए एक मेन क्लास है, एक है हमारी 8 अमीनो क्विनोलिन्स और एक है हमारी 4 अमीनो क्विनोलिन्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 8 अमीनो क्विनोलिन्स है, ठीक है, 4 अमीनो क्विनोलिन्स है, तो ये बनती है जब हम लोग यहाँ पे अपने इस क्विनोलिन रिंग की 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच करते हैं। और जो 8 अमीनो क्विनोलिन्स है वो तब बनती है जब हम लोग यहाँ पे इसकी 8th पोजीशन पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे इसके सार देखिए हम लोग समझना चाहें तो इसमें सार देखिए सबसे पहला सार इसका हो गया बेसिक क्विनोलिन कोर, यानी कि जो हमारा क्विनोलिन कोर हो गया। तो इसमें देखिए क्विनोलिन कोर क्या होता है, हमारा एक बेंजीन रिंग होती है, एक हमारा पायरिडीन सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, वो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए हेंस समटाइम्स रिफर टू एज 1 एज अ नैप्थलीन। और यहाँ पे आप लोग को पता है नैप्थलीन रिंग क्या होती है, नैप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए बस यही डिफरेंस है कि एक हमारा नाइट्रोजन ग्रुप आ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको 1 एज अ नैप्थलीन भी बोलते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एंड पोजीशन 4 की बात करें तो जब भी हम लोग 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप लाके अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 अमीनो क्विनोलिन्स। तो यहाँ पे देखिए इसको ध्यान दीजिएगा कि अमीनो ग्रुप एट पोजीशन 4 इज क्रिटिकल फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात। अच्छा देखिए भाई अलग अलग टाइप है, जैसे 4 पे भी ज़रूरी है, 8 पे बनाएंगे तो वो भी अलग टाइप की ड्रग बनेगी, ठीक है। सबका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अ लॉन्ग बेसिक साइड चेन हेल्प्स ड्रग रीच इनसाइड पैरासाइट फूड वॉक्यूल। तो यहाँ पे देखिए भाई इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा 4 अमीनो क्विनोलिन का, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा
फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। इस फोर्थ पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है और इसके साथ साथ हमारी एक बहुत ही लॉन्ग चेन देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि हमारी बेसिक नेचर की होती है, जो कि हमारा ड्रग को जो है पैरासाइट के फूड वॉक्यूल में उसके फूड सिस्टम में, उसकी ग्रोथ सिस्टम में जो है पहुंचने में हेल्प करती है। अभी हम लोग उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तब आप लोग समझोगे। बाकी देखिए 7 क्लोरो ग्रुप इंक्रीजेस बाइंडिंग टू पैरासाइट्स हीम एंड इंप्रूव एक्टिविटी। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, पैरासाइट की हीम पे बाइंड क्यों करता है, वो अभी हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तब आप लोग ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 4। अब अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 8 की बात करें, यानी कि 8th पोजीशन पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करें तो हमें देखने को मिल जाएगा क्या, तो हमें देखने को मिल जाएगा हमारे यहाँ पे 8 अमीनो क्विनोलिन, यानी कि देखिए ये हमारा हो जाता है 8 अमीनो क्विनोलिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो इसका हमारा जो है स्ट्रक्चर देखिए तो हमारा यहाँ पे देखिए 8th पोजीशन पे, यानी कि हमारा जो क्विनोलिन ग्रुप था, ठीक है, ये जो हमारा क्विनोलिन है इसकी 8th पोजीशन पे हमारा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाता है 8 अमीनो क्विनोलिन और इसके साथ भी हमारी एक लॉन्ग चेन जो है देखने को मिलती है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारी, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी ड्रग होती हैं ये हमारा लिवर पे जाके एक्ट करती हैं, और जो हमारा डॉर्मेंट मतलब कि हमारा जो सुप्त, डॉर्मेंट का मतलब होता है कि जो छुपी हुई, मतलब ऐसा मलेरिया जो कि हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए क्या होता है, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है जब भी हमारी बॉडी में फेवरेबल कंडीशंस उसको मिलती हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम ना अच्छे से काम करे, तो उस मलेरिया को भी खत्म करने में हमारी ये ड्रग्स हेल्प करती हैं, ठीक है। गुड फॉर रिलैप्सिंग, यानी कि ऐसा मलेरिया जो कि बार बार हो रहा हो, और बार बार कौन सा मलेरिया होता है, जो कि हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल के थ्रू होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। अब जो एल्काइल साइड चेन है वो भी बहुत ही नेसेसरी होती है बेटर एब्जॉर्प्शन और टारगेटिंग के लिए, यानी कि देखिए इसमें जो हमारी एल्काइल साइड चेन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये जो हमारी एल्काइल साइड चेन है ये हमारी बहुत ही ज़रूरी होती है बेटर टारगेटिंग के लिए। तो ये था हमारे यहाँ पे सार ऑफ क्विनोलिन्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर की ड्रग्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे सिंकोना एल्कलॉइड्स। तो यहाँ पे देखिए भाई सिंकोना एल्कलॉइड्स, जैसा कि नाम ही है, ये हमारा नेचुरल एल्कलॉइड सिंकोना ट्री से देखने को मिलता है और ये हमारा एंटी मलेरियल कंपाउंड है, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे इसी को यहाँ पे कह सकते हो डिस्कवर किया गया था, क्योंकि देखिए इसी के अंदर हमें क्विनीन देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहली ड्रग थी एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज करने वाली। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिएगा, क्योंकि यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लगभग सभी टाइप के एंटी मलेरियल ड्रग का होता है। देखिए होता क्या है, जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि जो हमारा यहाँ पे मलेरिया होता है, ठीक है, तो ये मलेरिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा भाई मलेरिया में हमारा मेन कौन सा, हमारा यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्वॉल्व होता है। अच्छा देखिए भाई ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट यहाँ पे ग्रो कैसे करता है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। भाई ये ग्रो करेगा कह सकते हो जब प्रोटीन यहाँ पे, भाई देखिए किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन बनने के लिए हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, ध्यान समझिएगा, इस ह्यूमन ग्लोबिन को ये यूज करता है और यहाँ पे अमीनो एसिड्स बनाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये हीमोग्लोबिन को यूज करता है अमीनो एसिड बनाने के लिए, तो ये बेसिकली सिर्फ ग्लोबिन को यूज करता है और इसमें हीम बच जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है कि हीमोग्लोबिन खुद जब तक कंबाइंड फॉर्म में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए इसने ग्लोबिन को यूज कर लिया तो बचा क्या, बचा हमारा हीम। और ये जो हीम है ना, ये हमारा इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर खुद से ही जो है हमारा जो बॉडी का नेचुरल हीम होता है, यही हमारा ताकत रखता है इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को खत्म करने की। तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये हमारा हीम बच जाता है और ये टॉक्सिक भी होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमारी बॉडी में खुद से मर जाएगा। लेकिन होता क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ वही है ना कि ये हीम इसके लिए टॉक्सिक तो होता है, लेकिन ये हीम को क्या करता है, हीम को हमारा ये कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, जो कि हमारी हो जाती है हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन में हमारा एक हीम पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसके थ्रू क्या करता है, ये हमारा हीम को हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि देखिए इसने एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाया जो कि इसको खत्म कर सकता था, लेकिन इसने क्या हुआ, इसने अपने खत्म करने वाले कह सकते हो हथियार को यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ड्रग्स हैं ये कैसे काम करेंगी, बस ये कुछ नहीं करेंगी, ये सिंपली यहाँ पे हमारा इस कन्वर्जन को रोक देंगी, यानी कि हीम को हीमोजॉइन नहीं बनने देंगी। और जब हीम नहीं बनेगा हीमोजॉइन, तो हीम हमारी बॉडी में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, और जब बहुत सारा हीम हो जाएगा तो ये खुद ही हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट को किल कर देगा। तो बस यानी कि ये हमारी बॉडी में नेचुरली ही जो है कह सकते हो अपना एक्शन शो कर देती हैं। तो इसमें देखिए द मलेरिया पैरासाइट्स यूटिलाइजेज हीमोग्लोबिन एज अ सोर्स ऑफ अमीनो एसिड।
आफ्टर यूटिलाइजिंग हीमोग्लोबिन हीम इज रिलीज्ड विच इज हाईली टॉक्सिक फॉर मलेरियल पैरासाइट्स, सो दे कन्वर्ट इट इनटू अ नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट हीमोजॉइन। यानी कि हीम जो बचता है ये बहुत टॉक्सिक होता है, लेकिन ये हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। सिंकोना एल्कलॉइड्स बाइंड टू हीम, अब सिंकोना एल्कलॉइड्स क्या होता है, हीम से बाइंड हो जाते हैं एंड इनहिबिट्स इट्स कन्वर्जन इनटू हीमोजॉइन, और इसको यहाँ पे हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। और जब ये हीमोजॉइन में नहीं कन्वर्ट होता है तो दिस लीड्स टू बिल्डअप ऑफ फ्री हीम, इसकी वजह से बहुत सारा फ्री हीम हमारी बॉडी में बिल्ड हो जाता है, विच कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड मेम्ब्रेन लिसिस। यानी कि वो क्या करता है, ये हमारा जो पैरासाइट होता है उसका ऑक्सीडेशन करा देता है, उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है और हमारा पैरासाइट को अल्टीमेटली यहाँ पे किल कर देता है। तो यहाँ पे नेचुरली जो है इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती हैं सिंकोना एल्कोलॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन हमारा पैरासाइट्स के यूटिलाइज करता है, हीम बच जाता है, हीम को हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन सिंकोना एल्कोलॉइड क्या करता है, इसके कन्वर्जन को रोक देता है और हमारा काम यहाँ पे बन जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ड्रग यहाँ पे काम करती है। बाकी देखिए इसके अंदर हमारी एक ही ड्रग है जो कि हमारे क्विनिन सल्फेट है और कोई स्टार ड्रग नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। तो आप लोग लिख सकते हो। यूजेस की बात करें तो हमारा मलेरिया वगैरह हो गया, ठीक है, और हमारा एरेथ्राइटिस, लेग क्रैम्प्स, तो मेनली इसका यूज मलेरिया में ही होता है, बाकी यहाँ पे ये सारे यूजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब सेकंड क्लास है, इसके अंदर हमारी यहाँ पे 4 अमीनो क्विनोलिन्स, ठीक है, ये भी हमारा लीन्स है, थोड़ा सा मतलब आपको पता है कि ये नोट्स यहाँ पे थोड़ा सा हम खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए कंटेंट मेरा ही रहता है, कंटेंट हम ही ढूंढ कर देते हैं, बट यहाँ पे एक दूसरे सर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप इतना माइंड मत करिएगा। एंड ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 4 अमीनो क्विनोलिन्स है ये भी हमारी एंटी मलेरिया ड्रग होती है और ये हमारा क्विनोलिन से ड्राइव होती है, ठीक है। इसमें अमीन ग्रुप क्या होता है, 4th पोजीशन पर लगा होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल इसका सेम रहने वाला है, यानी कि ये भी हमारा हीम को जो है हीमोजॉइन में कन्वर्ट होने से रोक के अपना काम करती हैं। अब इसके अंदर हमारी 3 ड्रग दे रखी हैं, क्लोरोक्विन, अमीडाक्विन, मेफ्लोक्विन। क्लोरोक्विन हमारी स्टार ड्रग है, तो क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब इसका सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है, वन लाइन का, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं 4 अमीनो 1 डाइथाइल अमीनो पेंटेन से। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे देखिए इस NH2 से एक H और इस Cl से यहाँ पे Cl, HCl के फॉर्म में रिमूव होंगे और ये पूरा का पूरा ग्रुप बिल्कुल ऐसा ही लाके आप लोग को यहाँ पे अटैच कर देना है और हमारा बन जाएगा क्लोरोक्विन। बस बहुत ही सिंपल, यहाँ पे 1 लाइन की रिएक्शन थी। यूजर्स की बात करें तो मेनली इसका यूज हम लोग यहाँ पे मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। बाकी ये हमारा अमोडियाक्विन का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा मेफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने 8 अमीनो क्विनोलिन्स के बारे में। तो देखिए ये हमारी वो ड्रग होती है जहाँ पे अमीन ग्रुप हमारा 8th पोजीशन पे होता है और इनका काम करने का तरीका देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारा लिवर पे काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा डॉर्मेंट मलेरिया स्टेज को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्टर्ब करते हैं। यानी कि आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही हमारा ATP बनता है, तो ये ETC को रोक देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ETC को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, आप लोग को याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, आप लोग इतना समझिए कि ETC में क्या होता है, ATP बनता है, ठीक है। तो ATP को बनने से रोक देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डेवलप होती हैं। अब देखिए रिएक्टिव ऑक्सीजन यानी कि ये रिएक्ट करती हैं हमारे बैक्टीरिया की सेल्स के साथ और उसकी मेम्ब्रेन वगैरह को ब्रेक करके यहाँ पे उसको किल कर देती हैं। दे आर यूनिक इन देयर एबिलिटी टू एलिमिनेट हिप्नोजॉइड्स। देखिए हिप्नोजॉइड्स का मतलब हमारे ऐसे स्पोरोजॉइड्स जो कि यहाँ पे हिप्नो मतलब कह सकते हो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे सोने से मतलब है कि वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कह सकते हो इनएक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही उनको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करते हैं। यानी कि ये हमारे ऐसे हिप्नोजॉइड्स हमारे ऐसे स्पोरोजॉइड्स होते हैं जो कि बार बार कह सकते हो मलेरिया कॉज कर सकते हैं। और ये कौन करता है, ये हमारा मेनली जो प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवाइल होता है, तो ये उस स्टेज को भी रोकने का काम करती हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, विच प्रिवेंट्स रिलैप्स, यानी कि जो दोबारा बार बार होने वाले मलेरिया को रोकता है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 ड्रग है, हमारा पैमाक्विन हो गया और प्रीमाक्विन हो गया। तो देखिए पैमाक्विन की बात करें तो पैमाक्विन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है और इसकी भी सिंथेसिस हमें पढ़नी है और इसकी भी सिंथेसिस बिल्कुल हमारा बहुत ही सिंपल है। बस इसमें आप लोगों को क्या करना है कि हमारा यहाँ पे जो है 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी क्विनोलिन ग्रुप है। इसमें यहाँ पे आप लोग को इस NH2, ठीक है, इस NH2 में आप लोग को यहाँ पे इसका NH2 लाके अटैच कर देना है और यहाँ पे देखिए भाई ये NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर मान के चलिए ये NH2 और यहाँ से इस NH2 से एक हाइड्रोजन NH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बचा क्या है, बचा यहाँ पे NH। अब इस NH को आप लोग को डायरेक्टली यहाँ लाके अटैच कर देना है और पूरा का पूरा ग्रुप बिल्कुल ऐसा आप लोग को उठा के यहाँ पे अटैच कर देना है और हमारा बन जाता है पैमाक्विन, ठीक है। और इसका भी यूज हम लोग यहाँ पे मलेरिया वगैरह के ट्रीटमेंट में करते हैं। और प्रीमाक्विन फॉस्फेट की बात करें तो ये हमारा जो है सिंपल सा है, बाकी यहाँ पे इसका यूज मलेरिया निमोनिया में करते हैं।
और फिर लास्ट हमारे इसके अंदर जो क्लास आ जाती है 9 अमीनो एक्रिडीन्स, ठीक है। तो 9 अमीनो एक्रिडीन्स वैसे देखा जाए ना तो ये हमारे क्विनोलिन्स के अंदर नहीं बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके अंदर जो ड्रग है, जैसे इसके अंदर हमारे क्विनाक्रीन हाइड्रोक्लोराइड आती है, और ये देखिए ये आप लोग का सिलेबस में जो है क्विनोलिन्स के अंदर दे रखी है, हमारा क्विनाक्रीन हाइड्रोक्लोराइड आप लोग के सिलेबस में दे रखी है। तो वैसे ये हमारा क्विनोलिन्स के अंदर नहीं बिलोंग करती है। देखिए ऐसे पता नहीं मुझे एक तो ऐसी ड्रग्स मिली हैं जो है सिलेबस में जो कि पता नहीं बिलोंग ही नहीं करती, फिर भी सिलेबस में डाल रखी हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आई डोंट नो कि सिलेबस बनाने वाले कैसे बना रहे हैं। तो खैर चलिए छोड़िए। 9 अमीनो एक्रिडीन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारी जो है कह सकते हो हमारा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एक्रिडीन से डायरेक्ट किया जाता है, और उसके अंदर हमारा एक अमीनो ग्रुप जो है 9th पोजीशन पे, यानी कि देखिए ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी ट्राईसाइक्लिक रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब 3 साइक्लिक रिंग होती हैं और यहाँ पे 9th पोजीशन पे हमारा अमीन ग्रुप देखने को मिलता है। अब देखिए इनका काम करने का तरीका कैसे होता है भाई, देखिए आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो हमारा जो डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन से हमारे नए डीएनए बनते हैं, और डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमारा बनता है आरएनए, ठीक है, और आरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तब हमारा बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अच्छा देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे कह सकते हो कुछ हमारे नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, ठीक है। तो उनके भी मतलब नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा कुछ इस टाइप से होता है, और इसके बीच में आप लोगों को कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो इनमें देखिए ये यहाँ पे इनकी पेयरिंग होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा 9 अमीनो एक्रिडीन्स हैं ये इनके बीच में जाके इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में जाके फंस जाते हैं, और इनके बीच में जाके जब फंस जाते हैं ना तो ये हमारा कह सकते हो इस पेयरिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है। और जब डीएनए नहीं बनेगा तो डीएनए से आरएनए भी नहीं बनेगा, यानी कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को भी रोक देंगे, और जब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, और यहाँ पे फर्दर जो है प्रोटीन वगैरह नहीं बना पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। बाकी क्विनाक्रीन हाइड्रोक्लोराइड का ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए, यूजेज हो गए। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट क्लास के बारे में, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्लास आप लोग की दे रखी है बाइगुआनाइड्स एंड डाइहाइड्रोट्राइजीन्स। अब इसके अंदर 2 ड्रग है, साइक्लोगुआनिल पैमोमेट और प्रोगुआनिल। तो वैसे देखा जाए तो ना तो ये हमारा जो प्रोगुआनिल है, ठीक है, तो ये हमारा जो है अच्छा देखिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। अच्छा देखिए बाइगुआनाइड्स अलग चीज़ है, डाइहाइड्रोट्राइजीन्स अलग चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। बाइगुआनाइड्स हमारे यहाँ पे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर 2 ग्वानिडीन ग्रुप होते हैं। देखिए ये होता है हमारे यहाँ पे ग्वानिडीन ग्रुप जिसके अंदर 3 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं और एक हमारा कार्बन एटम होता है। और बाइग्वानिडीन मतलब जिसके अंदर हमारा 2 ग्वानिडीन ग्रुप आपस में लिंक हो जाते हैं। तो देखिए जब 2 आपस में लिंक होते हैं तो टोटल हमारा 5 नाइट्रोजन और 2 कार्बन ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो बाइग्वानिडीन का, तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर 5 नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और 2 कार्बन ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा बाइग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारा इसके अंदर जो ड्रग है मेनली तो वो हमारा प्रोग्वानिल है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब देखिए ये सब चीज़ें ना अगर आप लोग को पता हो तो बहुत सिंपल है, नहीं पता हो तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोग यहाँ पे अपनी मेडिसिनल में हम लोगों ने 5th सेम में पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। बट अब अगर याद है तो अच्छी बात है कि हमारा जो फोलेट होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड होता है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा यहाँ पे डीएनए को बनाने में। और फॉलिक एसिड को हम लोग फोलेट भी बोल सकते हैं। और इस फॉलिक एसिड को बनाने में हमारा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे बाइगोनाइड्स हैं ये हमारे इसी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। और जब ये यहाँ पे नहीं अच्छा देखिए ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम हमारा डीएचएफ को टीएचएफ में कन्वर्ट करता है, यानी डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि फर्दर हमारा जो है डीएनए वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो आप सिंपली समझिए कि जब हमारा यहाँ पे डीएचएफआर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हमारा यहाँ पे डीएनए अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि हमारा यहाँ पे डीएनए वगैरह नहीं बनता है, और जब डीएनए ही नहीं बनेगा तो आरएनए नहीं बनेगा, और हमारा प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी। अब इसके अंदर जो मेन ड्रग है वो हमारी प्रोग्वानिल है, और यहाँ पे ये हमारे इसके स्ट्रक्चर और यूजेज वगैरह हो जाते हैं। अच्छा जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी है डाइहाइड्रोट्राइजीन्स। अब देखिए इन दोनों को साथ में क्यों जोड़ा गया है तो ये अभी आप लोग समझ जाओगे। देखिए डाइहाइड्रोट्राइजीन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर हमारी यहाँ पे
इसके अंदर हमारी यहाँ पे जो है कह सकते हो 6 मेंबर यानी कि 6 रिंग देखने को मिलती है, यानी टोटल हमारी 6 रिंग होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा साइक्लोगुआनिल पॉमेट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप लोगों ने अभी प्रोगुआनिल देखी ना, ये हमारी यहाँ पे प्रोड्रग होती है, मतलब कि ये हमारी प्रोड्रग होती है और इसका एक्टिव फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे साइक्लोगुआनिल पॉमेट, और इसीलिए आप लोग को डाइहाइड्रोट्राइजीन्स और हमारा यहाँ पे बाइगोनेट साथ में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मतलब देखिए यहाँ पे ट्राइजीन्स रिंग का मतलब ये होता है हमारे यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम की रिंग, ठीक है। इसमें 3 नाइट्रोजन एटम देखने को मिलते हैं और वही चीज़ें, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। और अब हम लोग बात करें अपने मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में। तो मिसलेनियस में देखिए हमारी मिसलेनियस में यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारी 4 ड्रग दे रखी है, पायरीमेथामीन, एल्टिसोनेट। तो देखिए इन सबका थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि ये सारी मिसलेनियस है, यानी कि सब किसी न किसी अलग टाइप का एक्शन शो करती हैं। तो पायरीमेथामीन की बात करें तो ये देखिए ये भी हमारा जो है DHFR यानी कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करता है, पैरासाइट की डेथ हो जाती है। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव मलेरिया वगैरह में करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, देखिए ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बट आप लोग पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। आर्टिसोनेट की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, जो कि हमारा डैमेज करता है प्रोटीन और मेम्ब्रेन को, और हमारा यहाँ पे ब्लड स्टेज में अपना ये काम करता है, यानी कि जब हमारा पैरासाइट जब हमारा कह सकते हो जब हमारा मेरोजॉइड्स जो है हमारी RBC में एंटर कर रहे थे, तब यहाँ पे अपना एक्शन शो करता है, और इसका यूज हम लोग मलेरिया वगैरह में करते हैं, ठीक है। और आर्टेमिथर की बात करें तो ये हमारा कैसे काम करता है, ये भी हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को डेवलप करता है, जो कि हमारा प्रोटीन, लिपिड्स और DNA को डैमेज करते हैं। और एटोवाकोइन की बात करें तो ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रियल ATC को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ATP प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और हमारा पैरासाइट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे एंटी मलेरियल ड्रग्स यहाँ पे काम करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी नोट्स आप लोग को हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, और बाकी कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।